नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, परफेक्ट होंगे और अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। खासकर विज्ञान विषय के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कवर करेंगे। जितने भी साथी मेरे साथ हैं वो सभी लोग यहाँ पर एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक बा, क्या हाल चाल बा बबुआ, ठीक बा, एकदम बढ़िया बा, ठीक है। और काफी दिनों बाद यार आप लोगों से मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों तक हम लोग मिले नहीं थे, काफी दिनों तक हमारे सेशंस भी नहीं हुए थे और काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी बात पर सभी लोग एक बार, क्योंकि नई पारी का खेलनी है, बीपीएससी टीआरई 3.0 हमारे लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। नई पारी हम लोगों को खेलनी है दोस्तों। और जितने भी छात्र एक बार जय मां सरस्वती करके शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। कुछ नोट्स वगैरह बनाए आप लोगों के लिए, किसी को भी उन नोट्स के लिए हेल्प चाहिए हो तो वो बीपीएससी नोट्स करके मैसेज कर सकता है इस नंबर पर दोस्तों 9773776087। और किसी को भी कोर्स चाहिए हो दोस्तों तो भी इसी नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए आप लोगों की कमेंट से। आंसर करिए फटाफट से, बेकिंग सोडा का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। जितने भी दोस्त हैं बताइए फटाफट से। सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। जितने भी दोस्त हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी लोगों को आंसर देना है। बताइए फटाफट से, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए, जान लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा के नाम से जाना जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या कहा जाता है इसे, खाने का सोडा कहा जाता है या मीठा सोडा भी कहा जाता है। अब पेपर में आपसे कुछ भी तरीके से पूछ सकता है कि मीठा सोडा किसे कहते हैं या खाने का सोडा किसे कहते हैं। याद रखिएगा, इसका अनुसूत्र जरूर याद रखिएगा, NaHCO3, क्योंकि पिछली बार जो पेपर में पूछा गया था, ठीक है, वो ये पूछ लिया गया था कि कौन इसका फॉर्मूला क्या है। इस बार पूछेगा इसका फॉर्मूला, याद रखिएगा, याद रहेगा। यस सर लिखिए फटाफट से, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। बताइए दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। आंसर करिए जितने भी दोस्त हैं। ब्यूरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर। चलिए आंसर करिए फटाफट से। चलिए, बीपीएससी में कितनी बार मौका मिलेगा, 3 बार से भी ज्यादा मौका आप लोग को मिलेगा। डोंट वरी, परेशान मत होना, ठीक है, डोंट वरी दोस्तों, ठीक है, टेंशन ना लेना। करेक्ट आंसर क्या है, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। दैट इज यस, लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है दोस्तों, ठीक है, लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब लैक्टोमीटर क्या होता है। लैक्टोमीटर बेटा इस तरीके का एक उपकरण होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, वो शुद्धता को जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पानी में जो है पानी की मात्रा पता लगा लेता है ये फटाफट से कि कितना पानी अवेलेबल है किसी भी चीज में, याद रखिएगा, ठीक है। 3 बार से ज्यादा कैसे मौका मिलेगा मुकेश, बताता हूं इस बारे में, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी पढ़ाई करते हैं मुकेश, है ना, फालतू की बातों में ध्यान नहीं लगाते, सिर्फ पढ़ने के लिए। जितने भी छात्र जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं वो इस सेशन में ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है भाई लोगों, एक वयस्क पुरुष में आरबीसी, है ना, आरसीबी नहीं आरबीसी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, आरसीबी गलत लिखा हुआ, आरबीसी है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, रेड ब्लड सेल्स बेसिकली, ठीक है। ये कोई मुझे लग रहा है कि गलती से टाइप हो गया, ठीक है, और कोई आरसीबी का फैन है वो, है ना, दैट इज आरबीसी। रेड ब्लड सेल की संख्या कितनी होती है बताइए, 4.6 मिलियन, 4 मिलियन या फिर 6.5 मिलियन या फिर 5 मिलियन। बताइए फटाफट से, आरबीसी की मात्रा बताइए फटाफट से, लगभग कितनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा, लगभग 5 मिलियन, याद रखिएगा, लगभग 5 मिलियन हमारी क्या होती है, आरबीसी होती है। ध्यान से देखो, आरबीसी जो है शरीर में पीएच को बैलेंस करती है। पहला क्वेश्चन जो यहां से आगे पूछा जा सकता है, ये मायो क्लिनिक के हिसाब से, अगर मायो क्लिनिक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो करता है, वो बताता है कि आरबीसी 4.5 का मतलब है कि 1 लीटर पानी में 4.535 ट्रिलियन आरबीसी है, जबकि हीमोग्लोबिन 13.2 का मतलब है 13.2 ग्राम प्रति डेसीलीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किस धातु का सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होती है।
दोस्तों आप पाएंगे कि मैंने ना पांचवा ऑप्शन हटा दिया है। पांचवा ऑप्शन क्या होता है? नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, यही होता है। ठीक है, आंसर करो। ठीक है, मुश्किल से 2% क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 5 होता है। तो ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव तो हो सकता है फिर भी, लेकिन आप पाओगे कि नन ऑफ द अबव भी होता है पांचवा ऑप्शन। चलिए बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होती है? अल्युमिनियम में, तांबा में, लोहा में, चांदी में? याद रखिएगा चांदी में। चांदी में सबसे अधिक क्या होती है बेटा भाई लोगों? ऊष्मा चालकता होती है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चांदी में किसी भी अन्य तत्व की तुलना में उच्चतम तापीय चालकता होती है और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। चांदी सबसे अच्छी चालक है क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रॉन तथा अन्य तुलना में चलने की अधिक स्वतंत्रता होती है। चांदी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो ज्यादा चल पाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, ये भी बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह अंग जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, जो जल को बैलेंस रखता पूरी बॉडी में, वो कौन सा है? बताओ फटाफट से। एनसीईआरटी से ही चल रही है मुकेश भाई, एनसीईआरटी से ही चल रही है, प्रॉपर एनसीईआरटी से चल रही है यार। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर का हो। गुर्दे, यकृत, फेफड़े, हृदय, बताओ कौन सा वह अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? सभी लोगों को आंसर करना है फटाफट से, बताओ फटाफट से। जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, याद रखिएगा जो गुर्दे होते हैं। ठीक है, गुर्दे जो होते हैं, किडनीज जो होते हैं, वो हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस बना के रखती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ ग्लैंड्स हैं, इनको एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पीनियल ग्लैंड जो हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस जो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, थायरोक्सिन रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, याद रखिएगा। ठीक है, फिर हमारी पेनक्रियाज, पेनक्रिएटिक जीस्ट जो रिलीज करती है, एड्रेनल जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है, डर की कंडीशन में कॉर्टिसोल रिलीज करती है। ठीक है, ओवेरीज आप जानते हैं फीमेल का जननांग, टेस्टिकल्स मेल के जननांग हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा इंसेफाइटिस का कारण बन सकता है? एक डिजीज है इंसेफाइटिस, बहुत बढ़िया, एक डिजीज है। ठीक, सर्दी जुकाम होता है, सर में दर्द काफी रहता है, बताओ किसके कारण हो सकती है? देखो यार, अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया के कारण, एक्चुअली वायरस के कारण भी हो सकता है और बैक्टीरिया वायरस के कारण भी हो सकता है, तो तीनों ही ठीक है। ठीक है, तीनों की वजह से हो सकता है, जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया की वजह से हो, ये किसी भी वजह से हो सकता है। ये बैक्टीरिया, वायरस, कवक तीनों वजह से हो सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, वायरस के होने वजह से उसे हम वायरल एंसेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया, कवक और परजीवियों से भी हो सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, माल्टोज होता है? बताओ फटाफट से। शहद के अंदर यार, जब भी याद रखिएगा, जब भी बीज, मक्खियां फॉर्म में आती हैं तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं। कौन सा एसिड रिलीज करती हैं बेटा जी? फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं। वैसे ही ये फ्रूट्स के, किसको? फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट को लाकर जो अपना छत्ता होता है उसके अंदर डालती हैं। जो फ्रूट्स से, जो कि फलों से जो भी अच्छी चीजें निकलती हैं उनको कहां पर डालती हैं? अपने छत्ते में डालती हैं। और अपने छत्ते में डालती हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? फ्रक्टोज होगा, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज भर भर के पाया जाता है, याद रखिएगा। सबको कैसा लग रहा है सेशन, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ भैया बताइए कैसा लग रहा है सेशन आप लोगों को? अच्छा लग रहा है सब लोगों को? ठीक है दोस्तों, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और एनसीईआरटी भी नई व पुरानी दोनों एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं। सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ते चलिए। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है और शहद एक खाद्य पदार्थ है जो मीठा होता है। मधुमक्खियों द्वारा पौधों को शर्करा स्राव से उत्पन्न होता है और शहद को ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज से इसकी मिठास मिलती है। फ्रक्टोज जिसे फल शर्करा के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी टीआरई 2.0 में भी आया था, इफ यू रिमेंबर गाइस। बताओ फटाफट से, पलायन वेग क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी वेलोसिटी जिससे अगर हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को अगर फेंक दें तो वापस कभी धरती पर नहीं आएगी, वो ग्रेविटी को पार कर जाएगी, ग्रेविटी को क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसी कौन सी वो वेलोसिटी है, ऐसा वो कौन सा वेग है जिसे पलायन वेग कहा जाता है?
एंड बहुत सारे लोग अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं। 187 के 87 लोग यहां पर मैं कहूंगा लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। आपका जो लाइक है ना वो मुझे मोटिवेशन देता रहेगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने के लिए। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो आप देख सकते हैं जो स्पेस में जाता है ना, जो ये जो आपने देखा होगा कोई भी रॉकेट स्पेस में चला जाता है बेटा, वो भी पलायन वेग की वजह से चला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम कोई भी वस्तु फेंकते हैं जनरली वो जाकर आसमान से नीचे आ जाती है, क्यों? क्योंकि हम पलायन वेग से नहीं फेंक पाते। आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा कि भीम ने ना हाथियों को पकड़कर इतनी तेज फेंका, इतनी तेज फेंका कि वो पृथ्वी पर कभी वापस न आए। तो शायद हो सकता है कि हाथियों को भीम ने 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंका हो, जिसे पलायन वेग कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक उपग्रह किसके कारण पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उपरोक्त में से किसी के कारण नहीं, केंद्र परासक बल के कारण, केंद्रीय बलों के कारण? बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आप में से किसी भी छात्र को नोट्स चाहिए हो, ठीक है, तो ये जो नंबर आ रहा है ना 9773776087, इस पर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बीपीएससी नोट्स करके आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो गुरुत्वाकर्षण बल उपरोक्त में से कोई भी नहीं, केंद्र परासक बल, केंद्रीय बल। करेक्ट आंसर है दोस्तों, दैट इज केंद्रीय बल, याद रखिएगा, केंद्रीय बल इसका करेक्ट आंसर। एक उपग्रह किसके कारण पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है? केंद्रीय बलों के कारण चक्कर लगाता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले। हाँ, अब यहां से भी पिछली बार अगर क्वेश्चन आया था तो याद होगा, सेंट्रीपिटल से क्वेश्चन आया था, याद है आप लोगों को टीआरई 2.0 में? यस सर बोलेंगे जिनको याद है। सेंट्रीपिटल फोर्स से क्वेश्चन आया था, नहीं आया था? आया था, पूछा गया था, है ना? तो वैसा ही ये क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? गुर्दा, प्लीहा, दिल, फेफड़े? आंसर करिए फटाफट से, चलिए आंसर करिए। इनमें से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? सभी लोग आंसर करेंगे जितने भी दोस्त हैं। गुर्दा, प्लीहा, दिल, फेफड़े? आंसर करिए, सभी लोग आंसर करेंगे। गुर्दा, प्लीहा, दिल, फेफड़े? सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए करेक्ट आंसर है दैट इज प्लीहा, याद रखिएगा। जो प्लीहा है वो हमारा ऐसा अंग है जो मलेरिया से प्रभावित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? कार्ल बेंज ने की थी, लुइस पास्चर ने की थी, नील्स बोर ने की थी, या फिर एफजे वेटिंग ने की थी? बताओ फटाफट से यार, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए आप लोगों से। देखिए कुत्तों के अंदर सबसे पहले हार्मोन खोजा गया था, एफजी वेटिंग ने बेसिकली इसकी खोज की थी। 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, मैं एक बार इस क्वेश्चन को चेक करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। यस सही है सर, फेडरिक बेंटिंग, ठीक है, वो नाम उस फेडरिक बेंटिंग नहीं लिखा है ना? हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, किसकी वजह से गोल होती है? जब धरती पर गिरती है तो किस वजह से गोल होती है? ऊपर से गिरने की वजह से, सतही तनाव के कारण, जल की श्यानता के कारण, वायुशिक घर्षण के कारण? याद रखिएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है दैट इज सतही तनाव के कारण, याद रखिएगा, सतही तनाव के कारण, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो ये कोई भी जो जल होता है ना, जल की जो अगर आप शेप देखोगे तो वो गोल होती है। रीजन उसके पीछे क्योंकि उसके चारों ओर सतही तनाव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड परिणाम में वृद्धि के कारण क्या है? ताप की वृद्धि होना है, ताप की कमी होना है, मौसम पर के अनुसार परिवर्तन है, ताप में निरंतरता की कमी है, ठीक है। सर बैच लेने से सब कुछ कवर हो जाएगा? नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। अगर कोई ये आपसे कहीं भी ये कह रहा हो ना कि इस नाम से बैच ले लो कि सब कुछ कवर हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। भाई लोगों आप बताओ, क्या कोई बैच कभी भी जिंदगी में पूरा सिलेबस कवर कर सकता है? आप लोग बताओ। सब लोग समझदार हो, तुम सब लोग टीचर की तैयारी कर रहे हो, तुम सब लोग बताओ, कोई भी बैच पूरा सिलेबस कवर कर सकता है? कभी नहीं कर सकता।
क्या चीज सबसे बढ़िया सिलेबस कवर कर सकती है? सेल्फ स्टडी। तो अपने को किस पे फोकस ज्यादा रखना है? सेल्फ स्टडी। अपने को सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है? सेल्फ स्टडी। एक बार को मैं बैच लूं या ना लूं, लेकिन मुझे पढ़ाई करने से मतलब होना चाहिए, दिन रात अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। अरे जो पेपर पास करने वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो पेपर पास करते हैं, वो तो बिना बैच के भी पास कर देते हैं। तो तुम्हें इतनी हड़बड़ी क्या है बैच की कि बैच ही चाहिए? पहले पढ़ तो लो, पहले अपने आप को पढ़ने के मोड में तो डालो। बैच तो पढ़े हैं, सबके लिए बैच है, सबके मिल जाएंगे बैच। जिसको बैच चाहिए वो कॉल कर लेगा, नंबर आ रहा है बार बार। सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं है, बैच पर ध्यान है। अरे सेल्फ स्टडी करो, खुद से पढ़ो, मेहनत करो, दिल लगाओ, दिन रात एक करो, तब जाकर सिलेक्शन होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम वृद्धि के कारण क्या है? दैट इज, याद रखिएगा, ताप में वृद्धि होती है, याद रखिएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और इसी वजह से बेटा ग्लोबल वार्मिंग नाम की ना जो चीजें हैं वो आ रही हैं। टीआरई 2.2 का क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग से, आया है नहीं आया है? बिल्कुल आया। यहां पर आप देख भी सकते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन में रिसर्च ने हवाई और बर्फीले इकाई में कार्बन डाइऑक्साइड का डेटा विश्लेषण किया। इसमें मिला कि 1750 से 1800 के बीच में औसत स्तर 278 था, लेकिन अभी 2021 में 417 हो गया है। दुगना कार्बन डाइऑक्साइड हमने बढ़ा दी है। अगला क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स का, जब बर्फ का एक टुकड़ा पिघलेगा तो इसका परिणाम क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी कि कौन कौन आंसर कर पाता है। सर आई एम सिलेक्टेड इन बीपीएससी टीआरई 1.0, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। तो पानी के स्तर में परिवर्तित होना, पानी अपरिवर्तित रहेगा, पानी के स्तर में कमी होगी और पानी के स्तर में वृद्धि होगी। बताइए फटाफट से, चलिए आंसर करिए फटाफट से। पानी के स्तर में परिवर्तित रहेगा, पानी स्तर अपरिवर्तित रहेगा, पानी के स्तर में कमी होगी, पानी के स्तर में वृद्धि होगी। करेक्ट आंसर बताइए फटाफट से। यस, पानी के स्तर में अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि यार देखो समझो, जो पानी है ना वो बर्फ जो है वो पिघल गई, पिघलने के बाद कहां गई? पानी के अंदर गई ना बर्फ, तो इसलिए पानी का स्तर क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, याद रखिएगा। एक्चुअली एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा कि जो पानी है उसकी सबसे ज्यादा घनत्व, हायर डेंसिटी कहां पर होती है, किस टेम्परेचर पर होती है? सबसे अधिक डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होती है? बताइए फटाफट से। पानी की सबसे अधिक जो जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कौन से तापमान पर होती है? सभी लोग आंसर करिए फटाफट से, बताइए फटाफट से। 0 डिग्री, 4 डिग्री, 8 डिग्री, 16। याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होता है पानी का। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? एक अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग आंसर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब बताओ क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं आप लोगों को? अच्छा, आज मैं आपको कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट निपटाते चलो तुम लोग, ठीक है? सब लोग करते चलना, जितने भी दोस्त हैं यहां पर क्वेश्चन। बेटा जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, क्रोमोप्लास्ट जो है वो बेसिकली टमाटर का रंग क्या कर देता है? लाल कर देता है, याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश में धीरे धीरे टमाटर पकने लगते हैं, जिससे क्लोरोफिल धीरे धीरे लाइकोपीन में बदल जाता है। कितनी अच्छी बात बताइए, क्वेश्चन आ सकता है यहां पर भी बीपीएससी से, ठीक है, याद रखिएगा। और लाइकोपिन का रंग लाल होता है, यही कारण है कि टमाटर का रंग लाल हो जाता है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल कन्वर्ट्स इनटू लाइकोपिन, और इसी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों? हमारा टमाटर हमें लाल दिखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? बताओ फटाफट से, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा लेवल 9-10 का लाइए। आसिफ भाई 9-10 का लेवल चल रहा है, आंसर करके दिखाओ ना यार, है ना, ऐसे मत बोलो यार, ठीक है। करेक्ट आंसर बोलो। यस, याद रखिएगा 25 दिसंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। सुशासन दिवस 25 दिसंबर, बहुत बढ़िया रोयल सुमित, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद है? ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा कि टू बी वेरी फ्रैंक ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हवा में नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा, जमीन में नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? आंसर करिए। देखिए इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक कोई तत्व मौजूद है तो वो है सबसे बेसिक तत्व, और वो सबसे बेसिक तत्व कौन सा है? दैट इज हाइड्रोजन। इस दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन आई। क्या आई दोस्तों? हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से सारे तत्व बनते चले गए, ये फ्यूजन से बनते चले गए। तो सबसे पहले इस दुनिया में हाइड्रोजन आ रहा है। आज अगर हम देखें तो पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे अधिक है, लेकिन हमारे एनवायरमेंट में, हमारे जो चारों ओर एनवायरमेंट है उसमें सबसे अधिक कौन सा है? दैट इज नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन। समझ में आया, मगज में आया? सब लोगों को यस सर लिखिए फटाफट से, सब लोग लिखिए यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया है, बताओ रोडोस्पाइरम, प्लास्टोस्पाइरम, एनापेक्टर या फिर राइजोबियम? अब आंसर करिए, देखते हैं कि कितने लोग आंसर कर पाते हैं। जो हायर लेवल का मांग रहे थे भाई, देखो तुम्हारे लिए हायर लेवल है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से लेग्यूम बैक्टीरिया, देखो दो तरीके के नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बैक्टीरिया होते हैं। एक ऐसे बैक्टीरिया बेटा जो हवा की प्रेजेंस में करते हैं, और एक ऐसे जो हवा की एब्सेंस में करते हैं। जो हवा की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं उन्हें बोलते हैं एरोबिक, और राइजोबियम एक एरोबिक लेग्यूम बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो राइजोबियम इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा एनोरोबिक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तब आपका आंसर होता, मेरे लाडले मित्रों, क्लॉस्ट्रियम। क्या होता अब आपका आंसर? क्लॉस्ट्रियम होता, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है, यह कौन सी प्रक्रिया है? सभी लोगों को आंसर करना है, बताओ। जो आप लोग देखते हो ना कि पानी के अंदर आपको क्या दिख रहे हैं? आपको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं बुलबुले के अंदर, ये किसके अंदर दिखाई देते हैं? बताओ फटाफट से। प्रकीर्णन के कारण, व्यतिकरण के कारण, विपिक्षण के कारण, ध्रुवण के कारण? चलिए आंसर करिए फटाफट से सभी लोग। कैसा लग रहा है? क्या क्या हालचाल बा, कैसे बा? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। मजा आ रहा है सब लोगों को? सभी छात्रों को मजा आ रहा है? जितने भी दोस्त हैं यहां पर सभी लोग लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में मजा आ रहा है। देखो डेली 1:30 बजे आप लोगों को जुड़ना है, मैं विज्ञान आपके स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। 25 क्वेश्चन आते हैं विज्ञान के करीब, 25 क्वेश्चन आते हैं विज्ञान के करीब। वो 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे होना बहुत जरूरी है, एक एक नंबर बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज व्यतिकरण के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, व्यतिकरण के कारण। मेरे प्यारे मित्र, मैं बैच के बारे में यहां पर बात करने नहीं आया हूं। जो भी छात्र मुझसे बैच के बारे में पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, मैं सबको बता दूं दोस्तों, बैच के लिए नंबर दिया गया है 9773776087। मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखो यार, एक प्रकाश के बुलबुले के अंदर होता क्या क्या है, ध्यान से देखो। बेसिक प्रक्रियाएं होती हैं कि लाइट आती है, ठीक है, याद रखिएगा, लाइट आती है बेटा जी, ठीक है, लाइट आती है, टकराती है, वापस चली जाती है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीज होती है। यह तो हुआ रिफ्लेक्शन, क्या हुआ? परावर्तन। 7 रंगों में भी विभाजित होती है और थोड़ी सी रास्ता बदल लेती है। रिफ्रैक्शन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है। ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं एक बबल के अंदर, और इन्हीं चारों प्रक्रिया की वजह से क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है लाडले मित्रों? इंद्रधनुष बनता है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, बताओ? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, गैलीलियो गैलीली ने, चार्ल्स डार्विन ने? बताइए फटाफट से, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, गैलीलियो गैलीली ने, चार्ल्स डार्विन ने? करेक्ट आंसर दैट इज, याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का क्या किया था बेटा जी? आविष्कार किया था। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज। 25 नवंबर 1867 को अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट का पेटेंट मिला था, याद रखिएगा। नोबेल ने 14 जुलाई 1867 को इंग्लैंड से डायनामाइट का पहला विस्फोट किया था। पहला क्वेश्चन, कहां से किसका मिश्र धातु? एक आसान सा क्वेश्चन है, ये बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बताओ फटाफट से क्या करेक्ट आंसर इसका? कॉपर और लेड का है, कॉपर और टिन का है दोस्तों, ठीक है, कॉपर और सिल्वर का है, कॉपर और जिंक का है। सभी कक्षाओं के लिए है प्रीति, सब कक्षाओं के लिए, पीआरटी वालों के लिए भी है, टीजीटी वालों के लिए भी है, ठीक है, बिल्कुल सबके लिए ये वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है दैट इज कॉपर और टिन। हाँ जी, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अरे मैं बाहर से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं आप लोगों को, कहीं को ये सोच रहा हो,
आपको पता है आपसे प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं? अच्छा, मैंने 2 पेपर देखे बीपीएससी टीआरई के, 2 टीआरई हुए हैं अभी तक। सब लोग बताएंगे मुझे कि बीपीएससी टीआरई कहां से प्रश्न पूछ रहा है। पता चला आप में से कितने लोगों को? नहीं पता चला, मूर्ख हो तुम लोग। किसी के बैचेस से पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा। दुनिया भर के बैचेस देख लो, नहीं पूछ रहा। किसी के बैच से नहीं पूछ रहा। फिर पूछ कहां से रहा है सर जी ये प्रश्न? कहां से पूछ रहा है प्रश्न? ये पूछ रहा है, प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं बीपीएससी ने, अलग अलग समय पर प्रीलिम्स लिया है बीपीएससी ने, बहुत सारे प्रीलिम्स के पेपर लिए हैं। यार बीपीएससी वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर बार नए प्रश्न बनाए आप लोगों से। करंट अफेयर के नए क्वेश्चंस बनाने बनते हैं, समझ में आता है, लेकिन हर बार जो वो प्रश्न पूछ रहा है, कोई भी प्रश्न उठा के देख लो दोनों पेपरों के, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है करंट अफेयर को छोड़कर जो बीपीएससी प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया हो। याद रखिएगा, बीपीएससी प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया हो। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें बीपीएससी प्रीलिम्स लेवल का चीजें पढ़नी है। जो बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए वो पढ़ने हैं, और वही मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, करेक्ट आंसर है दैट इज इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, एलपीजी के मुख्य घटक पूछे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें भी याद रखिएगा 48% प्रोपेन होती है, 50% ब्यूटेन होती है और 2% पेंटेन होती है। ठीक है, याद रखिएगा। सीएनजी की फुल फॉर्म लिखिए कमेंट सेक्शन में, सीएनजी की फुल फॉर्म लिखिए कमेंट सेक्शन में। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट सेक्शन में बताइए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में पानी जो है वो ठंडा रहता है। क्यों रहता है ठंडा? गर्मियों के दिनों में जो पानी जो होता है वो ठंडा रहता है। वो किस कारण ठंडा रहता है बताओ? बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग आंसर करिए फटाफट से। गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी किसके कारण ठंडा होता है? दैट इज, याद रखिएगा, वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, इवेपोरेशन के कारण ठंडा होता है ना। गर्मियों में जो वायुमंडल है वो जलवाष्प क्या होता है? देखो इसमें पानी जाता है, पानी क्या होता है? जलवाष्प बाहर निकलते हैं और इसी अंदर इसी वजह से वाष्पीकरण होता है। यूरिया का निर्माण कहां होता है बताओ? पित्ताशय में, लिवर में, किडनी में, मूत्राशय में, बताओ यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, सभी लोग आंसर करेंगे। आज मैंने तुम्हें वो कुंजी दे दी है बीपीएससी पास करने की, जो कुंजी कुछ ही लोगों के पास है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर दानिश सर बोले आप ऐप में जाकर टेस्ट दे दो जो भी पढ़ाई करा गया, लेकिन वहां ऐप में कोई टेस्ट नहीं है। मेरी बहन, दानिश सर का अलग चैनल है, हमारा अलग चैनल है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का जो भी है, जितने भी छात्र हैं उनका अलग है। ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है दैट इज लिवर। यूरिया का निर्माण कहां किया जाता है? लिवर में किया जाता है। हाँ, इसलिए आप समझ रहे हो क्योंकि मैं और दानिश सर पहले एक ही प्लेटफॉर्म पर थे। ठीक है, चलिए। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेलोफाइट्स कहा जाता है, थैलोफाइट्स कहा जाता है, हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, हेलोफाइट्स कहा जाता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है वाला। देखो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। मैं हमेशा बोलता हूं कि बेटा 5 चीजें हमेशा याद रखो। ज़ेरोफाइट्स याद रखो, ठीक है, याद रहेगा? नहीं है याद, है ना। मीजोफाइट याद है? नहीं है सर जी याद, है ना। हेलोफाइट याद है? नहीं है सर जी याद। हीलियोफाइट याद है? नहीं है सर जी याद। आज समझा दो क्या होते हैं बेटा। जो सूखे जगह पर, पानी बिना पानी की जगह पर जो पौधे उगते हैं उनको ज़ेरोफाइट कहते हैं। जो बीच के से जगह पर, जहां थोड़ा पानी हो, कम भी ना हो ज्यादा भी ना हो, वहां पर जहां पर पौधे उगते हैं उन्हें मीजोफाइट कहते हैं। जहां पर नमकीन जगह पर जो पानी उगता है, जहां नमकीन होती है, उसे हम हेलोफाइट कहते हैं। और जहां पर बहुत सारा पानी होता है उसे हीलियोफाइट कहते हैं। याद हो गई 5 चीजें? कमेंट सेक्शन में अगर याद हो गई तो यस सर लिखेंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर है हेलोफाइट। मैंने अभी बताया था कि हेलोफाइट का मतलब जहां पर नमकीन पानी हो। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो मैंग्रोव ऐसे चुप वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। चलिए, इनमें से किस धातु को जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम, टिन,
एल्युमिनियम या कार्बन? बताओ कौन सी ऐसी धातु है जिसे जंग विमुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग किया जाता है? बताइए फटाफट से, बताओ यार। अगर हम क्रोमियम डाल देना किसी भी चीज में, बेटा उसमें जंग नहीं लग सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे ये जो कूलर एसी आते हैं, इनमें बहुत साल हो जाते हैं लेकिन जंग नहीं लगता कूलर एसी में, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उसके पीछे रीजन है क्योंकि वो क्रोमियम से क्या किए गए, पेंट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टील को भी हम लोग जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिला देते हैं, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील को अपने सांक्षरिक प्रतिरोध करने के लिए जाना जाता है और संक्षारण प्रतिरोध की स्टील की सतह पर बहुत ऑक्साइड की परिणाम लगाई जाती है। ध्वनि का वेग न्यूनतम कहां होता है? यह बीपीएससी टीआरई में भी आ गया है क्वेश्चन, पहले वाले में पूछा गया था, उसमें अलग अलग उदाहरण दिए गए थे, तेल दिया था, पानी दिया था, अलग अलग है ना। बताइए सर, आप साइंस वाला चैनल बना लीजिए, आप साइंस वाला हैं। अरे भाई आशिफ बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ाई करते हैं यार, है ना अपन लोग, ठीक है। मोस्टली देखो यार, सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तुम लोग देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनका मुझ पर पहले बहुत भरोसा था, लेकिन पेपर थोड़े से बाहर से आ गए थे तो पेपर भरोसा उठ गया था बीच में। क्योंकि मैंने उन छात्रों को ईवीएस पढ़ाई थी जब टीआरई 1 आया था, और टीआरई 1 का जो पेपर आया था तो इसमें ईवीएस के 10 ही क्वेश्चंस थे, बहुत कम क्वेश्चंस आए थे वन पहले वाले में, और ज़्यादातर क्वेश्चंस जी के जीएस के आ गए थे। तो आई वॉज सैड, मैंने 2.2 में, आपने देखा होगा 2.2 में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया था, बिकॉज आई वॉज वेरी सैड, ठीक है, कि यार मतलब मैं हेल्प नहीं कर पाया अपने छात्रों की। लेकिन राइट नाउ फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये वैसे भी गलत, इधर उधर गलत जगह से पढ़ ही रहे हैं, इनको ज़्यादा जरूरत है कि अच्छी गाइडेंस इनको दूं, है ना। याद रखिएगा, इन सबको एक अच्छी गाइडेंस दूं, एक अच्छी कंटेंट दूं, जो सबसे बेहतरीन कंटेंट है वो दूं मैं। और मैं बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस इनको कराऊंगा सारे के सारे, समझ रहे हैं, जितने भी होंगे सारे के सारे, ज्यादा से ज्यादा मैं इनको बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि इनका सिलेक्शन हो सके। तो अब आप लोगों के लिए मैं बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस रोजाना लेकर आया करूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है दैट इज वैक्यूम। बेटा जी वैक्यूम में बिल्कुल चलता ही नहीं है ना, याद रखिएगा, साउंड चल ही नहीं सकती, याद रखिएगा। देखो साउंड और लाइट दोनों आपस में स्पीड के मामले में एक दूसरे के अपोजिट हैं, याद रखिएगा, ठीक है। साउंड और लाइट जो है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। जब हम साउंड की बात करें तो साउंड में सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस, याद रखिएगा। साउंड सबसे कम चलेगा किसमें? वैक्यूम में। उससे ज्यादा चलेगा गैस में, उससे ज्यादा चलेगा लिक्विड में, उससे ज्यादा चलेगा सॉलिड में। लेकिन लाइट जो है वो सबसे कम चलेगी सॉलिड में, उसके बाद चलेगी लिक्विड में, उसके बाद चलेगी गैस में, और सबसे फास्ट चलेगी वैक्यूम में, याद रखिएगा, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा सबको, यस सर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में सब लोग कि हाँ सर याद रहेगा, ठीक है। लाइट और साउंड वेलोसिटी के मामले में, स्पीड के मामले में ठीक अपोजिट है एक दूसरे के। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के कान कितनी हड्डियां होती है? अच्छा ऐसा क्यों है, याद रखिएगा, पहला इसमें याद रखिएगा ऐसा क्यों है, क्योंकि साउंड जो है वो एक तरीके की बेसिकली हमारी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, याद रखिएगा। और लाइट जो है हमारी वो एक तरीके की ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, याद रखिएगा। सर आप पे मुझे बहुत भरोसा था, सब टूट गया था बीपीएससी पीआरई 1 में, गीतांजलि कह रही है। हाँ भरोसा तो टूटा था, मेरी भी उसमें मैं मतलब मैंने बहुत सोचा कि मेरी क्या गलती रही थी, मतलब मैंने तो बहुत पढ़ाया था छात्रों को, बहुत मेहनत की थी। सबसे पहले आप कहीं भी देख लो, किसी ने भी जो सबसे पहली वीडियो डली थी बीपीएससी तैयारी की पढ़ाने वाली, वो मेरी वीडियो थी। पूरे मार्केट में चारों ओर कहीं किसी ने पढ़ाना शुरू नहीं किया था, मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले पढ़ाना। छात्रों का भरोसा टूटा था, जिम्मेदारी मेरी भी थी, और मैं टीचर की परीक्षाओं की तैयारी कराता था। सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, DSSS भी हो गया, KVS हो गया, इन सब के लिए तैयारी कराता था, रेगुलर तैयारी कराता था। मेरे को बिहार को समझने में बड़ा समय लगा। मैंने टीआरई 2.0 में एक भी सेशन ले लिया क्योंकि मैं सिर्फ समझना चाह रहा था कि अब ये बीपीएससी करती क्या है। और फाइनली मैंने वो पूरी चीज क्रैक करी कि यार बीपीएससी क्वेश्चंस कहां से पूछ रही है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है, और क्या पढ़ाया जाए छात्रों को जो उनके पेपर में आए। ये मैंने दूसरे टीआरई 2 पे जो खुद को टाइम दिया, ये जितना भी कंटेंट दिख रहा है ना आपको, जो भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा टाइम भर अब आपको आगे,
वो सब तैयार किया गया कंटेंट है पेपर 1 और पेपर 2 को देखकर, जो मेरे से गलतियां हुई हैं, ताकि आपको आगे कभी गलती ना देखने को मिले। ठीक है, याद रखिए करेक्ट आंसर 6। मनुष्य की हड्डी में कान की हड्डी में छह हड्डियां होती हैं, याद रखिए कान में। अच्छा यार देखो यार, 3 पार्ट होते हैं हमारे कान के। अंदर वाले को हम लोग, जो कोकलिया वाला भाग है ये वाला, इसे इनर ईयर बोलते हैं, इसे मिड ईयर बोलते हैं, और इसे आउटर ईयर बोलते हैं। आउटर ईयर में हमारा पिन्ना आता है, पिन्ना का काम कुछ नहीं है ज्यादातर। मिड ईयर में हमारा जो स्टेप्स की हड्डी होगी, ड्रम होगा, वो हमें बीच में देखने को मिलेगा। इनर ईयर में जो कोकलिया होती है बेटा, वो हमारी आवाज को एब्जॉर्ब करती है और ब्रेन तक पहुंचाती है, याद रखिएगा। हमारे शरीर का भार अधिकतर किसका बना होता है? ठीक है सर, बीएसएस टेट का क्या हुआ, साइट नहीं चल रही है। आर्यन देखता हूं भाई मैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से। बताइए, हमारे शरीर का अधिकतर भाग किसका बना होता है? पानी। यार 70% हमारे शरीर में भाई लोगों पानी है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे अस्थियां, चर्म पृथ्वी तत्व से बनी है, ये 12% भागीदारी, हमारी हड्डी, स्किन, ये सब 12% है। दूसरा तत्व है जल, रक्त, जो हमारा 72% एरिया जो है जिसके हमारा रहता है, बाकी में गैसेस रहती हैं, याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयोगी है? दोस्तों बीपीएससी प्रीलिम्स और टीआरई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन बताएगा? लेट्स सी कि कौन आंसर करेगा। चलिए आंसर करिए फटाफट से। करेक्ट आंसर है दैट इज सिल्वर आयोडाइड, याद रखिएगा। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल रेनिंग कराने के लिए। किसका यूज करते हैं भाई लोगों? सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? विटामिन के रूप में, कैल्शियम के रूप में, विटामिन के रूप में, ऊर्जा के रूप में? बताओ, फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है हड्डियों में? हड्डियों में विटामिन किस रूप में पाए जाते हैं? सॉरी, विटामिन के रूप में, कैल्शियम के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ऊर्जा के रूप में। करेक्ट आंसर है कैल्शियम के रूप में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने, चार्ल्स डार्विन ने, लुइस पास्चर ने, इनमें से कोई नहीं। बताओ, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? यार सर रिप्लाई नहीं कर रहे, कोई तो बता दो। रामू क्या चाहिए भाई, रिप्लाई बताओ। रामू, रामू सिंह चंद्रवंशी, बताओ भाई, है ना। करेक्ट आंसर है दैट इज लुइस पास्चर, याद रखिएगा। रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। प्रीलिम्स का क्वेश्चन, एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बताओ, क्रोनोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, कैलिपर से, या फिर स्ट्रोबोस्कोप से? बताओ, स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्की की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? आंसर कर दीजिए। दैट इज करेक्ट आंसर, दैट इज स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। किससे? स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है, एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्की की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियो तरंग वायुमंडल के किस मंडल में परावर्तित होती है? आयन मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, इनमें से कोई भी नहीं। जो रेडियो वेव्स होती हैं वो वायुमंडल के कौन से मंडल में परावर्तित हो जाती हैं? चलिए, करेक्ट आंसर इज बेसिकली आयन मंडल। हमें पता है कि सबसे निचला मंडल जो है भाई लोगों, क्षोभ मंडल, जहां पर हवाई जहाज उड़ते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, जहां पर हवाई जहाज नहीं उड़ते, जहां से उड़ान भरते हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रोपोस्ट्रेटोस्फेयर, जहां पर हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, और समताप मंडल पाया जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उसके ऊपर मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, जहां पर हमें टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं। उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, जिसे आयन मंडल कहा जा रहा है, और यहीं से हम लोग कम्युनिकेशन भी कर पा रहे हैं। एक्सोस्फेयर, जो कि वायुमंडल है, जहां पर हाइड्रोजन, हीलियम जैसी हल्की गैसेस पाई जाती हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? बताओ, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? जुलाई 1972, जुलाई 1973, जून 1972, जून 1973? बताओ, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? बताओ,
भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जून 1972 में हुई। कब हुई? जून 1972 में हुई। हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एपिडिक अम्ल का संघनन कौन सा पॉलीमर प्राप्त होता है? बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन, लेट्स सी कौन आंसर करेगा। ठीक लेवल लग रहा है दोस्तों? सर ये क्लास साइंस की डेली होती है, आज से ही शुरू किए नीरज भाई। डेली 1:30 बजे आ जाया करना, ठीक है, 1:30 PM पर डेली, ठीक है, याद रखना, लोकेश सर की क्लास, ठीक। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है नाइलॉन 66 टेरिलिन टॉलिन बेकेलाइट, करेक्ट आंसर दैट इज यस, याद रखिएगा नाइलॉन 66। आप लोगों के लिए अनुपम सर से एक बहुत ही जबरदस्त क्लास कराने की मैंने एक रिक्वेस्ट किया, आप लोगों को बहुत जल्दी भी दिखेगी, दैट इज याद रखिएगा। अब जो क्लास होगी वो आपकी होगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अनुपम सर लेंगे। आप लोग सब लोग बहुत ध्यान से देखना वो पूरी की पूरी क्लास, ठीक है। टाइमिंग वगैरह मैं सब टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक। रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है? समतल, अवतल, समोतल, उत्तल? चलिए बताइए फटाफट से। देखो जो रोगी होते हैं उनके द्वारा जो दांतों को देखते हैं, रोगियों के दांतों को देखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है भाई लोगों, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं अवतल दर्पण के द्वारा हम कुछ प्रकाश का अपवर्तित कर सकते हैं जब चिकित्सक मुंह बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है, ठीक है। अवतल में थोड़ा सा, दर्पण में चित्र बड़ा दिखाई देता है हमें, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ ये क्वेश्चन आया था दोस्तों बीपीएससी प्रीलिम्स में, आया या नहीं आया बताओ? फूड चेन में ईवीएस में ये वाला क्वेश्चन है या नहीं है? सब लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। ये वाला क्वेश्चन आया दोस्तों, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेंढक, चील, कीड़े, सांप, क्या कह रहा है? कौन सा सही खाद्य श्रृंखला पूछ रहा है, करेक्ट खाद्य श्रृंखला। छांटो कौन सी खाद्य श्रृंखला सही होगी। अच्छा हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस कराऊं आप लोगों को, करोगे आप लोग? भाई लोगों आप लोग हिस्ट्री पढ़ना चाहोगे थोड़ी बहुत? सर मैं सब्सक्राइब कर देता हूं क्योंकि मैं आज से ही चैनल पर आया हूं, थैंक यू सो मच। अच्छा पहली क्लास है यार आज ना, सब लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। डेली क्लासेस लगा करेंगी, अब 1:30 बजे मैं साइंस पढ़ाया करूंगा, कोई बैच का प्रमोशन नहीं होगा, जिसको बैच लेना वो ले, जिसको नहीं लेना वो ना ले। मैं सबके लिए सेल्फ स्टडी के लिए मैं यहां पर आया हूं, ज्यादा फोकस रहेगा अपने का सेल्फ स्टडी, ठीक है, ताकि कल को ये ना हो जाए कि लोकेश सर सिर्फ बैच बेचते हैं। भाई सीधा बोल रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं, जिसको लेना हो ना ले, जिसको लेना हो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सबको बराबर पढ़ाऊंगा। घास, कीड़े, मेंढक, सांप, चील, याद रखिएगा। एक खाद्य श्रृंखला जो है घास, कीड़े, मेंढक, सांप, चील जो है, इससे बेसिकली क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है, याद रखिएगा। गतिमान आवेश उत्पन्न क्या करते हैं? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। अगर एक चार्ज को मैं मोशन दे दूं, अगर एक चार्ज को मोशन दे दूं तो बताओ क्या होगा? सिर्फ साइंस की क्लास लीजिए, ठीक है, मैं सिर्फ साइंस की क्लास लूंगा। आप साइंस के कौन सी क्लास, कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, प्री या मेंस? अच्छा बताओ, करेक्ट आंसर है दैट इज चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों, याद रखिएगा। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र तो बनाता ही है, विद्युत क्षेत्र भी बनाता है, याद रखिएगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से, जड़ से, फूलों से, इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा 9 to 10th वाले हैं ज्यादातर, टीजीटी है हमारे पास तो। ओहो भाई टीजीटी वाले तो फिर यही है, सर नहीं लेंगे बैच, यूट्यूब पर तैयारी करा दीजिए, ठीक है, यूट्यूब पर तैयारी करा देंगे, डोंट वरी सिस्टर, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, मेहनत करके पढ़ेंगे। करेक्ट आंसर है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से, ठीक है, याद रखिएगा। जो हल्दी है, टर्मरिक है, वो वनस्पति और ये अदरक की प्रजाति से होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कथन चय अपचय के बारे में सत्य नहीं है? बताओ। बताओ फटाफट से, चय अपचय के बारे में कौन सा सही नहीं है? वयस्कों की तुलना में छोटे लोगों में आमतौर पर धीमी चय अपचय होती है, याद रखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो नॉर्मल है कैल्शियम का इंटेक हुआ, सीरम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यूरिन बना।
लेकिन जो हम बात करते हैं दोस्तों, जो वयस्क होते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें थोड़ा स्लो हो पाती है प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं। अच्छा, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार, जनरली हमारी जो धातुएं वो तन्य होती हैं, ठीक है, लेकिन सभी धातुएं तन्य नहीं होती। उदाहरण है मेरे पास, एक उदाहरण है आप लोगों के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल Hg, मरकरी। मरकरी यार है तो एक धातु, लेकिन वो तन्यता नहीं है उसके अंदर, मरकरी को खींच नहीं सकते, दैट इज अ लिक्विड। ठीक है, आप उसे खींच नहीं सकते। तो सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। ये सही होगा, ना कि, याद रखिएगा, सभी धातुएं तन्य होती हैं। ठीक है, कोई बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हो उसके लिए क्लास है, 6 से 8 के लिए तैयारी कर रहा हो उसके लिए क्लास है, 9 से 10 के लिए तैयारी कर रहा हो उसके लिए क्लास है। 11-12 वालों के लिए क्लास नहीं है, 11-12 वालों के लिए क्लास नहीं है ये वाली। ठीक है, करेक्ट आंसर है दैट इज सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, करेक्ट आंसर। अब देखो यार, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ वस्तुएं, आयरन है, लोहा है, चमकदार है, बहुत कठोर है, कोयला है, निष्प्रभ है, कठोर नहीं है, सल्फर है, चमकदार है, कठोर नहीं है, एल्युमिनियम है, चमकदार है, कठोर नहीं है, कॉपर है, चमकदार है, बहुत कठोर है, फास्फोरस है, मुलायम है। याद रखिएगा, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? मंगल ग्रह, ठीक है, बृहस्पति, बुध, शुक्र। प्राइमरी वालों के लिए है, बता तो रहा हूं भाई पीआर, प्राइमरी वालों के लिए है, 6 से 8 के लिए है, 9 से 10 के लिए एक क्लास। ठीक है, ये वाले छात्र तो देखें, बाकी सब लोग भैया 11-12 वाले रहने दें। ठीक है, 1 से 5, अरे मेरे भैया 1 to 5 प्राइमरी होता है मेरे लाडले भैया। ठीक है, चलो आंसर करो, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? याद रखिएगा, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति सबसे तेज घूमता है। मोह स्केल पर किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है? मोह स्केल ओम का उल्टा है बेसिकली। ठीक है, आंसर करो। देखो, मोल्स का जो पैमाना है वो हम लोग उसे मेजर करते हैं, नहीं, रेजिस्टेंस का ओम का उल्टा वाला नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली मोह है ना, मोज है। तो मोज जो है वो कठोरता बताता है कि पदार्थ कितना कठोर है। याद रखिएगा, एक्चुअली पदार्थ की कठोरता देखने के लिए हम लोग मोज स्केल का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। और जो मोज है वो याद रखिएगा, जैसे हम लोग यहां पर एक स्केल पे देते हैं, डायमंड का स्केल नंबर 10 है, ठीक है, टाल का 1 है, जिप्सम का 2 है, कैसे? तो क्वेश्चन आ सकता है कि डायमंड का स्केल नंबर क्या है? याद रखिएगा 10। ठीक है, मोह स्केल पर, मोह हार्डनेस स्केल पर डायमंड का 10 है, और 9 पर कॉरिंडम है, याद रखिएगा 9 पर। टॉपेज है 8 पर, टॉपेज का ब्लेड होता है ना, टॉपेज का ब्लेड आता है वो इसीलिए क्योंकि भाई बहुत कठोर है, तो वो 8 नंबर है। लेकिन सबसे ज्यादा डायमंड कठोर होता है, जिसका स्केल कितना है? 10। सब लोग लिखो डायमंड 10, सब लोग लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में, डायमंड इक्वल टू 10 पूछा जाएगा बेटा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक बार बीपीएससी प्रीलिम्स में आ गया है। अब देखो, इससे इतना दूर जाने में लगता है क्या है? थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, इतना से दूर जाने में क्वेश्चन को। चलिए, एक्वस बर्शेली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बार्सेली हो गए है ना, बेसिकली सबको पता है, जेब्रा को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, भैया साइंस लेकर आ रहा हूं, 20-20-20 नंबर की, पढ़ते चलो तुम लोग। ठीक है, जेब्रा इसका करेक्ट आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं। शरीर में थायराइड हार्मोन का बहुत अधिक स्राव किसके कारण होता है? शरीर में जो थायराइड रिलीज होता है बहुत ज्यादा, वो किसके कारण रिलीज होता है? बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, ग्रोटाइड की वजह से। देखो यार, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। तो क्या कह रहा है? बहुत अधिक स्त्राव किसकी वजह से होगा? जब हाइपर हो जाएगा। हाइपो वर्ड है ना, जब भी हिपोक्सिया वर्ड सुना था कोविड में, हिपोक्सिया हुआ था कि ऑक्सीजन की कमी। हिपो वर्ड जो है, हाइपो जो वर्ड है बेटा, ये कमी को दर्शाता है, और जो हाइपर वर्ड है वो एक्सेसिवनेस को दिखाता है, वो अधिकतम को दिखाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दैट इज हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। फाइकस बेंगेसिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऐसा क्वेश्चंस बहुत आएंगे। सर आप कम साइंस की कमर तोड़ दीजिए, बिल्कुल तोड़ देते हैं भाई, टेंशन मत लो। आप लोग साथ रहोगे
डेली कल से आओगे 1:30 बजे, ये बताओ डेली आओगे? वादा करके जाओ कि हम डेली आएंगे, तब मैं रेगुलर सेशन लगाऊंगा और कमर तोड़ सेशन लगाएंगे, विज्ञान को खत्म कर देंगे एकदम। ठीक है, करेक्ट आंसर है दैट इज बरगद। देखो फाइकस बेंगलिसिस जो है वो बरगद का नाम है। जीवाणु को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? आंसर करिए फटाफट से। यूकेरियोट जीव, प्रोकैरियोट जीव, ए और बी कोई भी नहीं, और दोनों ए और रोजाना नए क्वेश्चंस, रोजाना नए क्वेश्चन। सारी किताबें निपटा देंगे बीपीएससी की, जितनी भी किताबें मौजूद है मार्केट में सब खत्म कर देंगे। बस रोजाना पढ़ना है अपने को, रोजाना आना है। ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या है? जीवाणु को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? प्रोकैरियोट जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रोकैरियोट जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है किसको? जीवाणु को, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है जीवाणु को। तंबाकू की आदत किससे बनी होती है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हिस्टामिन। तंबाकू की आदत किससे बनी होती है? बताओ फटाफट से। कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हिस्टामिन। तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू में यार बहुत भारी मात्रा में निकोटीन पाया जाता है और वो आदत लगा देता है आदमी को। क्या कर देता है? वो आदत लगा देता है। निकोटीन आदत लगा देता है लाडले मित्रों, निकोटीन। ऐसे ही चाय के अंदर क्या पाया जाता है? बताओ फटाफट से। चाय के अंदर क्या पाया जाता है? टैनिन। वेरी गुड। वैसे ही कॉफी के अंदर क्या पाया जाता है भाई लोगों? कॉफी के अंदर पाया जाता है दैट इज कैफीन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे तुम तो सब समझदार हो यार। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल के कण। वायु प्रदूषण का कौन सा सोर्स नहीं है? सब लोग आंसर करो, बताओ। वायु प्रदूषण का इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन? बताओ। दैट इज ठोस अपशिष्ट। सॉलिड वेस्ट जो होंगे वो वायु प्रदूषण के सोर्स नहीं होंगे, है ना, सेकेंडरी सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी आप लोगों की मैं जीके चेक करना चाहता हूं। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज तो हर एक पेपर में आनी है, चाहे आप 9 से 10 के लिए जाएं, 6 से 8 के लिए जाएं, चाहे बेस 1 to 5 के लिए जाएं। तो अगले 9 मिनट 10-8 मिनट जितने भी हमें 1 घंटा पूरा करने में, मैं आपकी थोड़ी जीके जांचना चाहता हूं। सब लोग तैयार हैं? सब लोग लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हम जीके जंचवाने के लिए तैयार है। जीके जो होगी वो फास्ट होगी। हम लोग 8 मिनट में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। हिस्ट्री के भी हो सकते हैं, पॉलिटी के भी हो सकते हैं, ज्योग्राफी के भी हो सकते हैं, बस जीके से रिलेटेड है। सब लोग तैयार हैं? 8 मिनट 20 क्वेश्चन रेडी। सब लोग तैयार? चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? फटाफट से आंसर करो। कौन सा ऐसा शिलालेख है जो उनके विजय के बारे में, विजय के बारे में बताता है? बताओ फटाफट से। पहला, 10वां, चतुर्थ, 13वां। पहला, 10वां, चतुर्थ, 13वां। करेक्ट आंसर 13वां, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, फटाफट से करेक्ट आंसर 13वां। अशोक का 13वां शिलालेख जो है, याद रखिएगा, कलिंग पर विजय प्राप्त होने के बाद देवताओं के प्रिय धर्म की ओर, धर्म के प्यार और धर्म की शिक्षा के प्रति झुकाव को महसूस कराता है। अगला क्वेश्चन, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? कौन सा ऐसा शिलालेख है जहां पर ब्राह्मी लिपि नहीं है? सारनाथ, सहजबगढ़ी, थौली या फिर इनमें से कोई भी नहीं? किस किस को आता है? फटाफट से आंसर करिए। जितने भी करेक्ट आंसर करिए, जितने भी दोस्त हैं यहां पर, करेक्ट आंसर है दैट इज सारनाथ। बड़े ही दल बदलू हो, बीएसएस टेट को भूल गए विपिन भाई? नहीं भूले हैं, उसकी जो भी अपडेट आएगी मैं दूंगा ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? अपडेट ही नहीं आ रही है और उसकी कुछ भी, समझ रहे हो विपिन? एग्जाम जिस दिन आएगा उस दिन पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य या फिर बारदरी? बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर सभी लोग जीके का। तीसरा क्वेश्चन, करेक्ट आंसर स्तंभ। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? ठीक है, 7 मिनट बाकी हैं, हम लोग चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला नवाब कौन था? बताओ अवध का। असफउद्दौला, सुआद खां, शुजाउद्दौला या फिर सरफदरगंज? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है दैट इज सआदत खान। याद रखिएगा, सआदत खान जो है, जिनका पूरा नाम सआदत खान बुरहान उल मुल्क था, 1722 में नियुक्त किए गए थे और अवध के पहले नवाब बने। वृहद सांची स्तूप किसके काल से संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, हर्षवर्धन काल से, मौर्य काल से? आंसर कर दो फटाफट से। जो हमारा वृहद सांची स्तूप है वो किस काल से रिलेटेड है? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल या फिर मौर्य काल से रिलेटेड है? याद रखिएगा, ये मौर्य काल से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। सांची का महान मुख्य स्तूप जो है वो तीसरी सती ने बनवाया और 1818 में ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर ने सांची की बेसिकली क्या की? खोज की। खगोलविद वराह मिहिर एवं कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे?
विक्रमादित्य, बिंदुसार, बिंबिसार, पृथ्वीराज चौहान। चलिए देखते हैं कौन कौन कर पाएगा, फटाफट से आंसर करिए, बताइए। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? करेक्ट आंसर विक्रमादित्य के, है ना, याद रखिएगा। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी, 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था, बताओ फटाफट से। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था, आंसर करो। करेक्ट आंसर है दैट इज 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फागुन होता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ हो जाता है। हर साल चैत्र प्रतिपदा तिथि से नया विक्रम संवत शुरू हो जाता है और विक्रम संवत का आरंभ 57 ईस्वी पूर्व हुआ था। सारी चीजें जो भी पढ़ा रहा हूं, जो भी दे रहा हूं, पूरे ऐसे फैक्ट्स हैं जो प्योरली फैक्ट आपके पेपर के काम में आएंगे। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपना नियंत्रित है, इनमें से कौन से 5 इंडीज थे, बताओ। हर्षवर्धन के 5 इंडीज कौन से थे? जीके जीएस का क्वेश्चन है। लेट्स सी कौन कौन निपट रहा है, कौन कौन कर पा रहा है क्वेश्चंस को। बहुत बढ़िया। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। कौन सा करेक्ट आंसर है? चलिए, करेक्ट आंसर है दैट इज पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। याद रखिएगा। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। ना ना, हिस्ट्री में सब कुछ पूछता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही पूछता है, सब कुछ पूछता है वो हिस्ट्री में, ऐसा नहीं कि कोई लिमिटेड चीज पूछता। बताओ, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। करेक्ट आंसर प्रयाग में। कहां पर बेटा जी? प्रयाग में किया था। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ क्या है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठ क्या है? ब्राह्मण मूल पाठ क्या है, बताओ। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। करेक्ट आंसर है दैट इज यजुर्वेद। याद रखिएगा, यजुर्वेद जो है वो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, इंद्र, मारुत, सावित्री। बताओ, ऋग्वेद में जो मौजूद है गायत्री मंत्र वो कौन से देवता को समर्पण है उनका? करेक्ट आंसर है दैट इज सावित्री। याद रखिएगा, सावित्री को, ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री को समर्पित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है दोस्तों, बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, शाबाश। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? विष्णु, वामन, मत्स्य पुराण। यस, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? हैदर अली, टीपू सुल्तान, पेशवा माधवराव, पेशवा बाजीराव। बताओ, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? जितने भी मित्र हैं सब लोग बताएंगे। टीपू सुल्तान को पराजित किया था। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा के, अग्नि के। बताओ फटाफट से, चलिए बताओ। करेक्ट आंसर है दैट इज वर्षा व चक्रवात के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र, पवन सुत, धर्म चक्र, प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। कपिल वस्तु में, बौद्ध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में। बताओ फटाफट से। चलिए, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर है दैट इज सारनाथ। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा कहां से गमन करती है? भारत और ईरान, ईरान और पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, ईरान और इराक। कर्क रेखा कहां से निकलती है, बताइए फटाफट से।
कर्क रेखा कहां से निकलती है? करेक्ट आंसर है भारत और सऊदी अरब, इसका करेक्ट आंसर है। एक अक्षांश डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर, 141 किलोमीटर, 161 किलोमीटर, 191 किलोमीटर। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? एक अक्षांश डिग्री बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर है 111 किलोमीटर को दर्शाता है। कितने को? 111 किलोमीटर को दर्शाता है। वन सेकेंड गाइस, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, सब लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूलक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? सबसे अधिक नगरीकृत। वन सेकेंड गाइस, मैं ना, मेरी क्लास है 2:30 बजे, वो उस क्लास के लिए डलवाना है मेरे को, गलत टाइम पे। चलिए, करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज यस, भूटान। ठीक है, भूटान एशिया का सबसे अधिक नगरीकृत देश है। ठीक है, याद रखिएगा, भूटान में सबसे अधिक नगर। विश्व की नगरीकरण जनसंख्या का उसका ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है वर्ष, बताओ। 2022 से 24 वालों को बीपीएससी 3 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? 22 से 24 वालों को, 22 से 24, 22 से 24, अच्छा, जो अभी पास करेंगे। यार सीटेट पास है आपका, ठीक है, तो मौका मिलने के चांसेस हैं, यस मिलेगा 2009 में, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक अनुमान के हिसाब से विश्व का स्तर प्रतिशत आबादी जिसे वर्ष तक नगरों के सिमट जाएगी, वो कौन सी है बताओ? 2040, 50, 60, 70। करेक्ट आंसर है दैट इज 2050। वेरी गुड। कैसा रहा आपका सेशन आज का, कैसा लगा आप लोगों को? सब लोग बताएंगे फटाफट से, कैसा लगा आप लोगों को ये जो हमारे पीआरटी की और हमने टीजीटी की और इवनेट 9 से 10 वालों तक के लिए भी क्लास ली, कैसी लगी आप लोगों को क्लास? सब लोग बताइए। दोस्तों, आप में से कोई भी नोट्स चाहता है तो आपके घर पर नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर आप लोग नोट्स के लिए बोल सकते हैं। किसी को भी कोर्स चाहिए तो भी आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नोट्स और कोर्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। एंड बैच हमारे पास अवेलेबल है 1 to 5, 6 से 8, 9 से 12, जिनको भी चाहिए वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जिनको सेल्फ स्टडी करनी है वो खुद से पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।